जब तक लॉकडाउन है तब तक अपन ऐसे क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, वरना ऐसे क्लासेस डेफिनेटली ये तो जुगाड़ ही है, ठीक है। तो लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा तब देखते हैं अपन कैसे नॉर्मल क्लास लेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर, ओके। सो ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे अपन आज। ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं अपन, इट डील्स विद द शेप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल्स हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, उनकी स्टडी, उनकी प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी स्टडी को अपन ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो टुडे द चैप्टर वी आर स्टार्टिंग इज ट्रायंगल्स। पहले पढ़ा हुआ होगा ट्रायंगल्स नाइन्थ में, ठीक है। नाइन्थ में क्या पढ़ा था ट्रायंगल्स में, याद है क्या किसी को? अरे कुछ बोलो यार, इंटरेक्टिव रखो क्लास को, ऐसे चुप चुप नहीं रहना है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे नाइन्थ में, हाँ या ना? हाँ सर। प्रखर? यस सर। हाँ, याद है क्या नाइन्थ में क्या क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे ना? यस सर। बता कॉन्ग्रुएंसीज कौन कौन सी होती हैं? कॉन्ग्रुएंसीज, नील, आदि? यस सर। हाँ बताओ यार, कुछ बोलो यार, ऐसे चुपचाप थोड़ी रहना है क्लास में, इंटरेक्टिव बनाओ क्लास को। आज SAS स्टार्ट है। हाँ, यस SAS यस, कॉन्ग्रुएंसीज फर्स्ट SAS, ठीक है, और RHS अरे एक एक करके एक जने को बोलने दो पहले। हाँ बता। RHS आलिया रुक जाओ, उसको नील बोल रहा है, आदि बोल रहा है? आदि। हाँ आदि बता। ASA ASA, ठीक है, RHS ओके, RHS हो जाती है एक। RHS का मीनिंग क्या होता है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड Right साइड hand होता है, quadrant. वाह वाह, क्या बात है। राइट हैंड साइड ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या बात है। राइट हैंड साइड, अच्छा। राइट हाइपोटेन्यूज साइड ऐसे कुछ करके। हाँ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होता है RHS का मीनिंग, नॉट राइट हैंड साइड। दो ट्रायंगल्स जिसमें दोनों में राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी, नॉट राइट हैंड साइड। क्या कर रहा है ये, और बता। SSS ठीक है, करेक्ट। एंड ASA अरे ऐसे तो हो गई ना। ASA हो गया। फिफ्थ वाला याद नहीं है। अच्छा, तो 5 है होते हैं, ये पक्का है क्या? हाँ अच्छा ठीक है, किसी को याद है 5वीं? सोचो यार, बताओ, पढ़ा हुआ है तुमने 9th में? नहीं याद आ रहा है? 5th होती है AAS हाँ, AAS, करेक्ट, एंगल एंगल साइड। ये 5 कॉन्ग्रुएंसीज होती हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होने का मीनिंग क्या होता है? When are two triangles said to be congruent? हाँ लिया बता। सर जब दो ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं तब। अरे तो इक्वल का मीनिंग क्या है वो तो मैं पूछ रहा हूँ, इक्वल कब बोलेंगे दो ट्रायंगल्स को? जब उनकी साइड से एंगल्स इक्वल होंगे। साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होंगे तो। साइड्स एंड एंगल्स इक्वल हो, हाँ ठीक है, दैट इज करेक्ट। बोल, एक तरीका हो सकता है बोलने का, बट द राइट वे टू से इट इज दैट टू फिगर्स, ठीक है, ये सब के लिए वैलिड है, सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए वैलिड है, सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम इन बोथ शेप एंड साइज। शेप भी सेम होना चाहिए, जैसे ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, दोनों का शेप सेम दिख रहा है, ठीक है, और इनका साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब
ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। ये अगर इस साइज का है तो ये वाला भी सेम साइज का होगा, देन वी आर से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम इन शेप एंड साइज बोथ, तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर्स में अपन कॉन्ग्रुएंट तो बिकॉज 9th में पढ़ा हुआ है, वी विल स्टडी सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, पता है किसी को? हाँ बताओ यार, बोलो सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अच्छा ये बताओ कि ये वाला एक ऐसे मैंने बनाया ट्रायंगल, और ऐसे एक बनाया। ठीक है, आर दीज टू ट्रायंगल सिमिलर? दिखने में कैसा लग रहा है, क्या सिमिलर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? लगने से अरे यार सिमिलर फिगर्स नहीं पता क्या तुम्हें, क्या होते हैं सिमिलर? कब बोलेंगे दो फिगर्स को? तो वो दोनों एक जैसे दिखते तब। अरे तो थोड़ा सा ढंग से बोल यार, ऐसे दो एक जैसे दिखते हैं तो वो तो पता ही चल रहा है नाम से ही। एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करके क्या होगा? प्रखर बता यार, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? सर जब वो कॉन्ग्रुएंट हो। अरे नहीं यार, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों सेम, फिर मैं सिमिलर फिगर्स क्यों बोलूंगा उनको? अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सेम मीनिंग होगा, तो मैं दोनों वर्ड्स क्यों यूज करूंगा, डिफरेंट वर्ड्स? फिर तो मैं सीधा कॉन्ग्रुएंट ही बोल दूंगा। ये कॉन्ग्रुएंट है क्या, ये बताओ पहले। आर दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? हाँ या ना? नहीं सर, क्यों नहीं है? साइज से पता चला सर, इसलिए। अरे हाँ यार, साइज कहाँ दिख रहा है सेम? मैंने अभी तो बोला दो फिगर या दो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सिमिलर और दे आर सेम इन शेप एंड साइज। ये साइज सेम लग रहा है क्या दोनों का? नहीं लग रहा ना, तो दे आर डेफिनेटली नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट दे आर सिमिलर। सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है, एक ऐसे वेवी लाइन। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलर। सिमिलर होते हैं जब they are same in shape but not in size। ठीक है, another meaning of this can be कि अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, ये वाला ट्रायंगल लूं, इसको मैं अगर स्ट्रेच करूं या श्रिंक करूं और दूसरा ट्रायंगल आ जाए मेरे पास ऐसा करने से, ठीक है, कीपिंग द शेप सेम। अगर दूसरा ट्रायंगल मेरे पास आ जाता है स्ट्रेच या श्रिंक करने से, देन द टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे श्रिंक कर दूं तो वो इसके सिमिलर हो जाएगा या नहीं होगा? हो मतलब जाएगा सर। इसके इक्वल हो जाएगा या नहीं होगा साइज में? शेप सेम दिख रहा है ना दोनों का? हो जाएगा सर बिल्कुल साइज में। शेप दिख रहा है ना सेम दोनों का? ठीक है, तो अगर शेप सेम हो बट साइज सेम नहीं हो, देन दे आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, कॉन्ग्रुएंट में दोनों होना चाहिए, दे शुड बी सेम इन शेप एंड साइज आल्सो। ठीक है, अगर शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, देन दे आर सेड टू बी सिमिलर। आया क्या समझ में? ठीक है, सो यहाँ पे जो मैंने दोनों ट्रायंगल्स बनाया है, दे आर सेम इन शेप, सो दे आर सिमिलर। So similar figures are same in shape but not in size। आया समझ में? ठीक है,
तो यहां से आई से दैट टू line segments circles, squares and equilateral triangle are always similar. Is this correct? क्या ये मेरा बोलना सही है? सोच के बताना है, सोच के आंसर देना है और क्लास में चुप तो बिल्कुल नहीं बैठना है. जितना इंटरेक्टिव बनाओगे उतना ही मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी थिंकिंग कैसी है, उतना ही मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा. ठीक है? अगर कुछ बोलोगे ही नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है. जो भी चल रहा है दिमाग में वो बताना है मुझे. मैंने क्या बोला? दैट टू लाइन सेगमेंट्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. हाँ लिया, सही है या नहीं है? सही है सर, सिमिलर। प्रखर? सही है सर। आदि, नील, सही लग रहा है? सर सही है, सही है। क्यों है सही? बताओ क्यों, तो बताओ फिर. सही है तो सही है सर, क्योंकि शेप एक जैसी है, साइज डिफरेंट है इसलिए। हाँ, क्योंकि शेप तो सेम ही रहेगी ना. सर्कल में ऐसा बनाऊं, छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं, शेप तो दोनों की सेम ही है. इसको अगर इस वाले सर्कल को मैं श्रिंक कर दूं तो इसके साइज के इक्वल बना सकता हूं. इस वाले सर्कल को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो इस सर्कल के इक्वल बना सकता हूं या नहीं? ठीक है. सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर स्क्वायर आल्सो. स्क्वायर एक छोटा है और एक बड़ा है. दोनों हमेशा सिमिलर होंगे बिकॉज कोई भी दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे क्योंकि मैं किसी को भी श्रिंक या एक्सपैंड करके इक्वल बना सकता हूं दूसरे के. ठीक है? ऑलराइट. तो ये सर्कल्स, स्क्वायर्स, लाइन सेगमेंट भी हमेशा सिमिलर होंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल are also always similar. आ रहा है क्या समझ में? ठीक है. अभी ये बताओ कि दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएंगे? सिमिलर तो डेफिनेटली ऑल द टाइम है, कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स. ठीक है. व्हेन विल दे बी कॉन्ग्रुएंट? दोनों की जब सेम लेंथ होगी तब. करेक्ट. यस, करेक्ट आइडिया. ठीक है. अगर इसकी लेंथ भी इसके इक्वल हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. आया है समझ में? ठीक है. तो सर्कल के लिए बताओ, व्हेन विल टू सर्कल्स बी कॉन्ग्रुएंट? दोनों की सर्कमफ्रेंस जब सेम होंगे तब. नहीं, सर्कमफेरेंस नहीं. सर्कमफेरेंस भी हो जाएगा बट उससे छोटी वैल्यू भी हो सकती है. ठीक है. सर्कमफेरेंस पे मत जा डायरेक्टली, दूसरी चीज पे आ. सर दोनों का रेडियस और डायमीटर सेम हो. अरे यार, रेडियस सेम हो गया तो डायमीटर तो सेम हो ही जाएगा ना अपने आप. रेडियस का डबल ही तो होता है डायमीटर. तो रेडियस अगर इक्वल हो गया तो डायमीटर तो डेफिनेटली इक्वल हो ही जाएगा. डायमीटर अलग से बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो अगर दोनों का रेडियस सेम हो जाता है तो डेफिनेटली दे विल बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. शायद राघव ने अभी लेट ज्वाइन किया है. राघव, चलो लेट हिम ज्वाइन. ठीक है. ये बताओ पहले, स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? दो स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब लेंथ और ब्रेथ सेम होगी दोनों की तब. अरे यार, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ थोड़ी होती है. सॉरी, साइड, सॉरी. हाँ, साइड लेंथ जब सेम होगी तब दोनों स्क्वायर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. क्लियर? ठीक है.
दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? नील बता। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है? दोनों इक्वल कब होंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? क्या चीज सेम होनी चाहिए दोनों में? साइड। हाँ, साइड लेंथ, दोनों की साइड लेंथ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड सेम है एक ट्राइंगल में। अगर इसकी साइड लेंथ और इसकी साइड लेंथ इक्वल हो गई तो दे विल बी इक्वल इन साइज आल्सो, ठीक है? सो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? राघव, आवाज आ रही है क्या मेरी? राघव, राघव आवाज आ रही है क्या? अनम्यूट करके बोलना है कुछ तुझे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये समझ में आ गया क्या? अगर कुछ हाँ या ना नहीं बोल रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग दैट समझ में आ गया है, ठीक है? सो इफ आई से, क्या ये बोलना सही है मेरा दैट similar figures are always congruent but congruent figures are not similar? Is this a correct statement? वापस रिपीट कर रहा हूं, similar figures are always congruent but congruent figures may not be similar, may or may not be similar. Is this correct? सोचना स्टार्ट करो यार। अरे बड़ा ग्रुप कौन सा है? सिमिलर फिगर्स वाला ग्रुप है बड़ा या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वाला ग्रुप बड़ा है ज्यादा? ये तो बता दो। सिमिलर फिगर्स। क्यों है? हाँ बता बता, सही है, सिमिलर फिगर्स वाला बड़ा है ग्रुप, बट व्हाई? रीजन भी पता होना चाहिए। शेप सेम, सारी सेम होंगे बट डिफरेंट है उनका साइज। हाँ वापस बोल थोड़ा, क्या वापस बोलना? शेप सेम हो सकती है पर साइज डिफरेंट हो सकता है, इसलिए साइज सिमिलर कितना भी फिगर्स के लिए, सिमिलर फिगर्स के लिए। हाँ तो वो कॉन्ग्रुएंट वाले से बड़ा क्यों हुआ? अरे 9th में तुमने कुछ पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है यार? ऐसे ही आ गए हो 10th में। मैं बोल रहा हूं कि सिमिलर फिगर्स का ग्रुप बड़ा होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर से या नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं, बताओ। हाँ या ना? हाँ सर, सिमिलर फिगर्स से ज्यादा बड़ा होगा। हाँ तो रीजन भी तो बता दे फिर। अरे यार डेफिनेशन तो पकड़ा करो ढंग से। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का डेफिनेशन है दैट दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज है, ठीक है? तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो डेफिनेटली वो सिमिलर तो होंगे ही ना। सिमिलर की क्या डेफिनेशन थी? दैट दे शुड बी सेम इन द शेप बट नॉट इन साइज। तो ये वाला साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तो डेफिनेटली सिमिलर तो हो ही जाएंगे ना। होंगे या नहीं होंगे? अरे शेप तो सेम दिख ही रही है तो डेफिनेटली सिमिलर तो है ही। कॉन्ग्रुएंट भी है बिकॉज साइज भी सेम है। तो कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो सिमिलर तो होगा ही क्योंकि शेप सेम है। आया क्या समझ में? हाँ सर।
अरे तो ये इतना Yes, sir. छोटा सा रीजन तो पकड़ा करो, इसके पीछे शेप सेम है तो डेफिनेटली सिमिलर तो होंगे ही, तो सिमिलर फिगर्स का ग्रुप बड़ा हुआ ना, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स विल डेफिनेटली बी सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा एक केस भी मैंने छोड़ दिया, ये वाला और ये वाला दे आर सिमिलर, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है दिख रहा है, सो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर विल डेफिनेटली बी सिमिलर। ऑल्सो जब मैंने बोला था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर्स एंड लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर, सेम इज ट्रू फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स ऑल्सो। नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए नहीं है, नहीं है। सेम इज नॉट ट्रू फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स। उसका रीजन मैं बताऊंगा जब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे ढंग से, और ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? तो कौन सा ग्रुप बड़ा हुआ इसमें से? ये बड़ा वाला ग्रुप किसका है? अरे ये एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर एक छोटा ग्रुप है ना, तो बड़ा वाला ग्रुप कौन सा हुआ? कौन से फिगर्स हुए बड़े? Similar figures. हाँ, सिमिलर फिगर्स का ग्रुप बड़ा हुआ ना। और अंदर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसका मीनिंग समझो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर फिगर्स के ग्रुप में है, मीनिंग ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, दे मे बी और दे मे नॉट बी, ठीक है। जो यहाँ पे होंगे बाहर वो सिर्फ सिमिलर होंगे, और जो अंदर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर भी होंगे। क्लियर? ठीक है। सो व्हेन डू वी से दैट टू, अभी अपन ने शेप पढ़ा है, ठीक है, कि two figures are said to be similar if their shape is same. Exact definition क्या होती है similar figures की? Two polygons. Polygons का मीनिंग क्या है बताओ? When do we, what are polygons? अब ये तो बताना पड़ेगा, कब से पढ़ते आ रहे हो पता नहीं। पॉलीगन्स किसको बोलते हैं, कौन से होते हैं, क्या होते हैं? हाँ जी बताओ। अरे 9th पास करके आ रहे हो तुम लोग, 9th कर रखी है कंप्लीट। पॉलीगन्स बता दो क्या होते हैं। हाँ नील बता। राघव क्लास में है क्या? राघव यार माइक अनम्यूट करके बता कि है या नहीं है क्लास में। ओके ठीक है, पता नहीं। सो टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो अरे कोई पॉलीगन मतलब एटलीस्ट अगर थ्री थ्री 3 क्या? एटलीस्ट थ्री साइज और मोर साइज। हाँ क्या चीज होती है बट 3 साइड्स और मोर व्हाट? अ फ्लैट शेप विद एटलीस्ट थ्री साइड। हाँ 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 थोड़ा सही है, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल, ठीक है,
two-dimensional shape with formed with straight lines and making a, क्या बोलेंगे इसको, क्या, closed figure, ठीक है. A two-dimensional shape formed by straight lines making a closed figure is known as a polygon. ठीक है. ये वाले पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं? 6. क्या बोलते हैं इसको? Hexagon. हेक्सागन. ठीक है. सो ट्राइंगल इज द पॉलीगन विद द 3 sides. हाँ, विद द लोएस्ट नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, क्योंकि 3 साइड्स मिनिमम होनी चाहिए तभी वो क्लोज्ड फिगर बनेगा. ठीक है. सो ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, octagon and so on. So two polygons are said to be similar if there are two conditions for two figures to be similar. ठीक है. First is their corresponding angles are equal. Second is corresponding sides should be proportional. Should be proportional. Proportional का मीनिंग है in the same ratio. ठीक है. So for two figures to be said to be similar, ठीक है, शेप सेम होना चाहिए. अभी शेप क्या होता है? शेप सेम होने के लिए ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है. शेप तभी सेम होगा जब ये दोनों कंडीशंस मीट करेंगी, बोथ. ठीक है. सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा. बोथ द कंडीशंस शुड बी मेट. फर्स्ट कंडीशन इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सेकंड कंडीशन इज corresponding sides should be proportional, which means they should be in the same ratio. एग्जाम्पल से क्योंकि समझ में आता है इसलिए ले रहा हूं. फर्स्ट इज ये मैंने पेंटागन लिया. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू मेक अ सिमिलर काइंड ऑफ फिगर जितना हो सके. जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम बने क्योंकि फ्री हैंड बना रहा हूं मैं. लाइक दिस. ठीक है. आई से दैट द टू फिगर्स आर सिमिलर. अगर ये दोनों फिगर सिमिलर हैं तो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखूंगा. A, B, C, D, E is similar to P, Q, R, S, T. यहाँ पे ध्यान रखना है that corresponding parts should be written in the same order. Corresponding parts क्या हुए? A के corresponding हो गया P. ठीक है. शेप से पता चलना चाहिए कि कौन से corresponding parts हैं. ठीक है. जो काइंड ऑफ सिमिलर दिख रहा है उसको अपन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं. तो ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. ठीक है. ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. B corresponds to Q, C corresponds to R, E corresponds to S and D corresponds to T. तो जब मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं तब ऐसे ही लिखना है. A के साथ P आएगा. A अगर फर्स्ट लेटर है तो P फर्स्ट लेटर. B अगर सेकंड है तो Q इज द सेकंड हियर. E अगर लास्ट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला वर्टेक्स
should be the last vertex. I'm sorry, यहाँ पे ये sorry, this should be E and this should be D. E is corresponding to T, तो अगर E मैंने लास्ट लेटर लिखा है तो T भी लास्ट लेटर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, corresponding parts should be written in the correct order. मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा लिखना, दिस इज रॉन्ग। आया इसका समझ में? ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आर नहीं है, वी कैन सी फ्रॉम द फिगर्स। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है? पी। आर इज नॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, ठीक है। सो ए के साथ पी लेटर आना चाहिए, बी के साथ क्यू आएगा, एंड सो ऑन। ये वाला लिखने का मेरा फॉर्म इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं सिंबॉलिक फॉर्म में, एंड इट मींस दिस इंप्लाइज दीज टू कंडीशंस विल बी ट्रू। अगर सिमिलर हैं तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है। तभी तो हुआ, जब ये दोनों कंडीशन मीट करेंगी तभी मैं बोलूंगा कि दो फिगर्स सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर हैं तो डेफिनेटली ये दोनों कंडीशंस तो मीट करेगी ही, ठीक है। दे मस्ट बी ट्रू फॉर द फिगर्स। तो वो यहां से मैं लिखता हूं, दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी is equal to angle R, angle D is equal to angle S, angle E is equal to angle T. This is the first condition. Corresponding angles should be equal. Clear? Second condition will imply that corresponding sides are proportional. Corresponding sides कौन सी हो गई? AB and PQ. So AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to CD upon RS is equal to DE upon ST. And last one is EA upon PT, TP. Both these conditions जब meet करेंगी, then we say that the figures are similar. So क्या मीनिंग हुआ इसका? Corresponding angles, ये वाला एंगल इसके इक्वल, 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 और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। Sides will be proportional. Sides will be proportional. ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है। साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये जिस रेशियो में होंगी उसी रेशियो में बाकी साइड्स भी होंगी। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CD अपॉन RS इज इक्वल टू DE अपॉन ST इज इक्वल टू EA अपॉन TP। दे विल बी इन द सेम रेशियो, ठीक है। देन वी से दैट द टू फिगर्स आर सिमिलर। हटा दूं ये?
In a triangle, if one condition if any one condition holds, then the other condition holds as well. So triangle is a special case of polygons जिसमें अगर एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन दोनों में से अगर वो होल्ड करती है तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी. ठीक है, ऐसा बाकी सब पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है. ठीक है, तो ट्राइंगल्स के लिए सिर्फ एक कंडीशन अगर मैंने बता दी दैट दे आर इक्वल, देन डेफिनेटली द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि सेकंड कंडीशन होल्ड्स ऑन इट्स ओन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर किसी भी दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल डेफिनेटली बी इन द सेम रेशियो. ठीक है, एंड अगर किसी भी दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप इक्वल होंगे ही. ठीक है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर ट्राइंगल्स. बाकी पॉलिनोमियल्स के लिए, बाकी पॉलीगन्स के लिए ऐसा ट्रू नहीं है. क्लियर? सो ट्राइंगल इज अ स्पेशल केस फॉर दैट. दिस वाज प्रूव्ड बाय a Greek mathematician by the name of Thales. ठीक है, थेल्स ने प्रूव किया था ऐसा कि ट्राइंगल्स के लिए ऐसा ट्रू है. कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होगी. ठीक है, we will see how that is proved, but he used another theorem called basic proportionality theorem उससे पहले. Using that he proved this. ठीक है, so we will be studying basic proportionality theorem first. आ रहा है क्या समझ में? हाँ या ना? नील, आदि, प्रखर? यस सर. हाँ सर. आ रहा है सर. हाँ, कोई भी डाउट होता है तो क्लास में पूछना है मेरे से. ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे डर के या हिचकिचा के नहीं रहना है. ठीक है, क्लास के बीच में ही पूछना है कुछ भी डाउट आ रहा है तो. ओके, सो ट्राइंगल्स के लिए अपन ये प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों है. अगर एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी. हाउ इज दिस? वी विल बी प्रूविंग दिस. उससे पहले अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ रहे हैं. ठीक है, दैट इज थ्योरम 6.1. इज दिस चैप्टर 6? हाँ, 6.1 थ्योरम which is basic proportionality theorem. Also known as BPT. BPT इसका एक्रोनिम हो गया. Also known as Thales theorem because it was proven by Thales. ठीक है, what this theorem states is that a line drawn parallel to one side of a triangle divides, sorry, a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides at distinct points divides the two sides
in equal ratio. वापस रिपीट कर रहा हूं. The theorem states a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at distinct points divides the sides in the same ratio. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई भी ट्राइंगल लिया है मैंने तो मैं स्केलिन ट्राइंगल लूंगा, नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एनी अदर ट्राइंगल. A line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at distinct points divides the two sides in equal ratio. ठीक है, सो अगर ये वाली लाइन ली है मैंने, ये वाली साइड ली है, इसके पैरेलल अगर मैं कोई लाइन बनाऊं, it will divide these two sides in the same ratio, meaning AD upon DB will be equal to AE upon EC. क्या ये समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, सो प्रूफ कैसे होता है इसका? ठीक है, इट सेज दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड it divides the other two sides in the same ratio. इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है. दिस इज माई ट्राइंगल. ठीक है, मुझे प्रूफ करना है. फर्स्ट गिवन क्या है? गिवन इज दैट DE is parallel to BC. This is given. And मुझे प्रूव करना है that AD upon DB is equal to AE upon EC. ये मुझे प्रूव करना है. ठीक है, तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा. ठीक है, I will join B to E and D to C. ठीक है, यहां से E से मैं AB के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं, perpendicular to AB, and from D a line perpendicular to AC. Let these points be M and N. दिख रहा है सही से? ओके, सो वी सी दैट मुझे प्रूव ये करना है. ठीक है, AD upon DB is equal to AE upon EC. So I should be able to create this ratio from somewhere. ठीक है, उसके लिए पहले देखते हैं दैट ये वाला ट्राइंगल ADE ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो इसका एरिया बताओ क्या होगा ट्राइंगल ADE का?
मैंने एल्टीट्यूड बना दिया है पहले से ही, तो उसका एरिया बताओ। हाँ नील बता। प्रखर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीई। इतना टफ नहीं है यार। सर हाफ इंटू एडी हाँ मल्टीप्लाइड बाई ई एन। क्या, वापस बोल। हाफ इंटू एडी मल्टीप्लाइड बाई ई एन। हाँ ई एन या ई एम। सॉरी, हाफ इंटू एडी, सही है। एडी इंटू ई एम, राइट। यस सर। ई एम, ठीक है, करेक्ट है। ये वाले ट्राइंगल में एडी बेस ले लिया, ई एम विल बी द एल्टीट्यूड और हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपने पास आ गया। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया इज हाफ इंटू बेस। बेस मैंने ई ए ले लिया इस बार, ए ई। सो बेस अगर मैंने ए ई ले लिया तो एल्टीट्यूड विल बी डी एन। इज दिस करेक्ट प्रकर? सही है या Yes, गलत sir. है? सही है ना? सही है सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। सो दोनों से आ सकता है एरिया। देन आई फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब ये बताओ, ट्राइंगल बी डी ई का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ डीबी इंटू बीई। डीबी इंटू डीई। बीई। बीई, अच्छा। बीई इसका हाइट है क्या? बीई हाइट है क्या इसका ट्राइंगल का? सर हाइट ई एन है, ई एम सॉरी। ई एम। यस सर। हाँ आदि सही है क्या? हाइट क्या है बता। ट्राइंगल बीडीई में हाइट क्या है? अरे यार देख कितना कंफ्यूजन चलता है यार। मैंने एक ऐसे बनाया ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बेस हो गया बीसी, तो हाइट ए बी होगा या कुछ और होगा? ए बी हाइट है क्या? हाँ ए बी हाइट है। वाह यार क्या बात है। सर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ए और सी, ए सी के ऊपर एक मिड पॉइंट आएगा। अच्छा, एसी के ऊपर मिड पॉइंट आ जाएगा, फिर क्या करें उसका? वाह यार गजब बताया तूने भी। मिड पॉइंट ही क्यों आएगा भाई? पहले तो मैं ये बीसी को बेस ले रहा हूँ, ठीक है, एसी बेस नहीं ले रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पूरा ढंग से सुना कर, उसके बाद बोलो। अगर बीसी इज द बेस तो हाइट क्या होगा? अरे हाइट किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो मैं बनाता हूं उसको हाइट बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं? अरे हाँ या ना तो बोल दो। हाँ आदि, सही है या नहीं? अच्छा बता दो सही, क्या होगा हाइट? मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बोलना। अरे यार हाइट क्या होता है? देख ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। अभी तू ट्रायंगल से कंफ्यूज हो गया। ए बी सी ये ट्रायंगल बनाया। ए से मैं अगर परपेंडिकुलर बनाऊंगा, जिसको अपन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तो दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। आया ना?
पता है ना? हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो हाइट का डेफिनेशन यही होता है कि अगर मैंने BC को अगर बेस लिया है, किसी साइड को बेस लिया है, तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स, उस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा ऑन द साइड, उसको मैं हाइट बोलता हूँ, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। आ रहा है क्या समझ में? तो अगर मैं ये BC बेस ले रहा हूं, तो ऑपोजिट वर्टेक्स A हो गया, ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो इस साइड को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस साइड को एक्सटेंड किया, जहां पे ये परपेंडिकुलर बन रहा है, दैट विल बी द हाइट। AB तो साइड ही है, साइड लेंथ है AB तो, ठीक है। और जो प्रखर बोल रहा था उसका मीनिंग ये था कि AC अगर बेस है मेरा, तो ऑपोजिट वर्टेक्स से मैं ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊंगा यूं, तो ये हाइट हो जाएगा अगर मैं AC को ले रहा हूं बेस, और AD हाइट हो जाएगा अगर मैं BC को ले रहा हूं बेस। ठीक है। ऑल्सो प्रखर की भी आधी बात गलत थी, वो ये था कि वो मिड पॉइंट नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट आए। किसने बोला कि तुझे वो मिड पॉइंट पे ही आएगा? मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ी बनाया है ABC। क्या भाई, ऐसा नहीं आ सकता क्या? ऐसा भी तो बन सकता है 90 डिग्री, जरूरी थोड़ी है मिड पॉइंट पे ही हो। ऐसे बन सकता है। ठीक है यार, तुम लाइव में कुछ पढ़ते हो नहीं और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बातें करते हो। ये मिड पॉइंट नहीं होगा, मिड पॉइंट होगा अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में बनाएंगे तो। ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है ऐसा, ठीक है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। यहाँ से मैं 90 डिग्री बनाऊंगा और एल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा, परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, बाय RHS। ये राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल है, ये वाला साइड कॉमन है, तो RHS से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी एंड दिस विल बी द मिड पॉइंट। आया क्या समझ में? मैंने पिछले वाले ABC में कुछ बताया नहीं था कि वो आइसोसेलेस है या कुछ और है, तो मिड पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि हमेशा मिड पॉइंट पे आए। ठीक है प्रखर? चलो आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ BDE बता दो अब मुझे, ट्रायंगल का, ट्रायंगल BDE का एरिया। अरे अब तो क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर डी से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी एक लाइन परपेंडिकुलर टू DE। सॉरी एक मिनट, अरे DE सॉरी, हाँ एक परपेंडिकुलर बना तो है, EM बना हुआ तो है, EM परपेंडिकुलर, तो बेस उसके अकॉर्डिंग ले लो। हाफ इंटू BE इंटू EM, वापस बोल। हाफ इंटू BE इंटू EM। अरे BE, देख वापस गलत कर रही है, कौन बताएगा सही से? जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने फिर से बोला है कि ऑपोजिट वर्टेक्स से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं उसको हाइट बोलते हैं, बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से। अगर मैंने बेस BE लिया है तो ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा हुआ? D होगा, यहां से तो कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं। EM तो E से बना हुआ है परपेंडिकुलर। हाफ मल्टीप्लाई बाय BD इंटू EM। हाँ करेक्ट, एकदम सही है। हाफ इंटू BD इंटू EM होगा। BD को मैंने बेस लिया है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स E हो गया, उस पे से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तो EM इज द हाइट। आया क्या समझ में? आ लिया? हाँ सर। हाँ, फिर BE कैसे ले लिया तूने बेस और फिर परपेंडिकुलर EM भी ले लिया? वाह यार,
इतनी देर से बोल रहा हूँ कि ऑपोजिट वर्टेक्स से जो मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ उसको हाइट बोलते हैं, हाइट या फिर एल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बता दो फिर, DEC सही से बताना। half multiplied by EC multiplied by DN. हाँ करेक्ट। आदि तू क्लास में है या क्या कर रहा है? आदि ना क्लास सर, पे फोकस नहीं है तेरा, कहाँ देख रहा है इधर उधर? यहीं पर ही हूँ। अच्छा, तो इधर उधर मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे लग रहा है कहीं और देख रहा है, कुछ और कर रहा है, इसलिए पूछा मैंने। नहीं नहीं नहीं। ओके ठीक है, अभी ये आ गया अपने पास एरिया। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट वाले को इससे डिवाइड कर देता हूँ, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो अभी पता चल जाएगा। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EM। हाफ एंड EM कट गया, सो दिस इज इक्वल टू AD अपॉन BD। इज दिस करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं 1 बोल देता हूं, दिस इज 1। सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहां से इसको इससे डिवाइड कर रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC is equal to half into AE into DN upon half into EC into, यहाँ पे M है, DN सही है, half into EC into DN। This is equal to half और DN कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड ऊपर नीचे, तो AE upon EC। This is number 2। क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है क्या, क्लियर है क्या? नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे फिर से 9th का कॉन्सेप्ट आएगा। आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle DEC। ये मैंने बोला, can you support my statement? This is true, but why? बोलो। ये वाला ट्राइंगल BDE का एरिया और DEC का एरिया विल बी इक्वल। चलाओ दिमाग थोड़ा, बताओ। नहीं आ रहा? So they're between the same parallels और और D common है। हाँ सही है, सही है। ठीक है, क्या होता है, दे आर ट्राइंगल्स सिंस triangles are on the same base,
same base DE and between the same parallel. क्या ये याद है 9th का कॉन्सेप्ट? Triangles are on the same base and between the same parallels. याद है? The triangles between the same base, on the same base and between the same parallels have the same areas. इसलिए triangle of BDE is equal to area of triangle DEC. आ गया क्या समझ में? This is third. Let this be third. Then watch here. यहाँ पे triangle ADE upon area of triangle ADE upon area of triangle BDE है first में. यहाँ पे area of triangle ADE upon area of triangle DEC है. ठीक है? Triangle of BDE is equal to triangle of DEC. तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया. आया ना? हाँ सर. So from 1, 2 and 3 ये वाला रेशियो इसके इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा. Therefore AD upon BB is equal to AE upon EC हो गया. नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट कर रहा हूं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है यहाँ पे. ठीक है? दिस इज इक्वल टू AD अपॉन BD. यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है? ये वाला एरिया ये वाला इसके इक्वल है फ्रॉम थर्ड. तो लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल हो गया दोनों. ये दोनों इक्वल हो गए. Therefore AD upon BD is equal to AE upon EC. आया नहीं? क्लियर है? ठीक है? So this is known as basic proportionality theorem. It says ये अपन ने प्रूव कर दिया है. This is proved. This is what we had to prove. That if a line is drawn parallel to one side of a triangle, it will divide the other two sides in the same ratio. Meaning AD upon DB is equal to AE upon EC. They will be in the same ratio. आलिया समझ में आ गया क्या? हाँ सर. प्रखर यस सर. गया दिमाग में या नहीं? यस सर. प्रूफ समझ में आया क्या? यस सर. है ना? हाँ. नील आदि आ गया सर. आ गया समझ में? Yes, sir. ओके ठीक है. सो we'll stop the class here. होमवर्क के लिए मैं एक्सरसाइज 6.1 ही है बस. ठीक है? एक्सरसाइज 6.1 करना है होमवर्क में आज तो बस. नेक्स्ट टाइम जब थ्योरी अपनी हो जाएगी कंप्लीट थोड़ी सी तो आगे का मैं होमवर्क दे दूंगा. और ठीक है? सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्लास में जो मैं करा रहा हूँ या आत्रे सर जो कराएंगे उसको रिवाइज करना है सबसे पहले. दैट इज द फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी. ठीक है? 1 घंटे की क्लास हो रही है तो 1 घंटा रिविजन में देना है. रिविजन प्लस होमवर्क. ठीक है?
जो भी आज कराया क्लास में वो सब रिवाइज करना है एंड होमवर्क करना है नेक्स्ट क्लास से पहले तक, ठीक है। आज होमवर्क कम है बट नेक्स्ट टाइम से ज्यादा ही मिलेगा, इतना कम नहीं होगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज 6.1 करनी है एंड अत्रे सर विल बी कमिंग इन 2 minutes, आई विल सेंड हिम, ठीक है। तो वीडियो मैं बंद कर रहा हूँ एंड थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.